Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद 20 मार्क्स क्वेश्चंस. आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन कैंडी. ठीक है, अब क्वेश्चन कैंडी क्या बोलता है? आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब स्टेटमेंट बन चुका है फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2004. तो अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया? सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड लिख लो अपना. अकाउंटिंग पीरियड होगा आपका 1 अक्टूबर 2003 से लेके 30th सितंबर 2004. ठीक है, एंड एडिंग द ईयर्स प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय नोट्स 1 and 3 बिलो टू रिटेन्ड अर्निंग्स. द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ कैंडी एज एट 30th सितंबर 2004 इज. ये समराइज ट्रायल बैलेंस दे रखा है. अब इसमें क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर दे रखी है. अच्छा, अब क्या हुआ है कि वो P&L में 1 to 4 के एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं. सो ये 1 से लेके 4 तक के रिलेटेड जो भी थे ना, मतलब इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो नहीं किए हैं. ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन ने इक्विटी शेयर दे रखा है एट $1 ईच, रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट 30th सितंबर 2004. तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स हमको दी है ना, इसने अगर इसने जो हमको रिटेन्ड अर्निंग्स दी है ये 30th सितंबर 2004 मतलब क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दी है. लेकिन इस रिटेन्ड अर्निंग्स में क्योंकि प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स नहीं हुए, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में भी एडजस्टमेंट्स नहीं हुए, तो वो नहीं हो रखा. ठीक है, फिर प्रोसीड्स दे रखी है ऑफ 6% लोन. फिर लैंड की वैल्यू हमको 5 मिलियन और बिल्डिंग दे रखी है एट कॉस्ट. ठीक है, 55. ठीक है, तो 55 में से 5 लैंड का है, बाकी बिल्डिंग का है. प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट दे रखी है. फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है दोनों का. ठीक है, करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, डेफर्ड टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और करंट टैक्स दे रखा है. ठीक है, ओके. अब हम तो क्या करेंगे, वैसे ही एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसका वो शुरू करते जाएंगे. ठीक है, तो आप क्या करो पहले पेज पे. अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा क्या? पहले क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर करो अ शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कैंडी एज एट 30th सितंबर 2004 एज अ रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन 1 to 4. और प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो अब मैं क्या करती हूँ, ए पॉइंट तो मैं यहां पर ही कर देती हूँ. ठीक है, ए पॉइंट पे मुझे क्या बनाना है? बेसिकली शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट्स. ठीक है, ठीक है. अब मैं को लिख देती हूँ, मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दे रखी है एज एट 30th सितंबर 2004. मुझे कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है? मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है 19,500. ठीक है, तो 19,500 लिख लो. अब इसमें क्या करना है? एडजस्टमेंट्स करने हैं. तो आप पहला पेज तो ए के लिए छोड़ो, ए वाले पॉइंट के लिए. दूसरा पेज आप बी के लिए छोड़ो और थर्ड पेज से आप वर्किंग शुरू करो, जबकि मैं वर्किंग यहां से शुरू कर रही हूं. ठीक है, वर्किंग्स. अब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और वो करते और उसका एडजस्टमेंट करते जाएंगे. ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या बोलता है? द लोन नोट वाज इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2003. ठीक है, एंड इनकर्ड इशू कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन विच वर चार्ज टू P&L. अब सबसे पहले इशू कॉस्ट लोन के केस में जब हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी करते हैं तो उसको कहां एक्सपेंस आउट नहीं करते P&L में, उसको क्या करते हैं? लोन प्रोसीड्स में से माइनस कर देते हैं. इंटरेस्ट ऑफ 1.8 मिलियन 30 मिलियन एट 6% वॉज पेड ऑन 30th सितंबर 2004. ठीक है, ये नॉमिनल रेट पे है. द लोन इज रिडीमेबल ऑन 30th सितंबर 2008, 4 साल बाद एट अ सब्सटेंशियल प्रीमियम which gives an effective interest rate of 9% per annum. No other repayments are due until 30th September 2008. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं इशू कॉस्ट ऑन लोन को एड बैक कर दूंगी. इशू कॉस्ट ऑन लोन को मैं एड बैक कर दूंगी. क्यों? क्योंकि उसको एक्सपेंस आउट कर दिया P&L में, जबकि वो गलत है, ऐसा नहीं करना. ठीक है, हमने कितनी बार ये पहले पढ़ा है, तो कितना था वो? 1 मिलियन है. 1 मिलियन है तो ये 1 मिलियन को मैं एड बैक कर देती हूँ. पहली चीज तो ये. ठीक है, सेकंड चीज, अब मैं शुरू करती हूँ वर्किंग्स में. यहां पे मैं लिखूंगी लोन नोट. ठीक है, लोन नोट लिखा. अब मेरे प्रोसीड्स कितने होंगे? प्रोसीड्स कितने का लोन है? 30 मिलियन का लोन है. ठीक है, 30 मिलियन का लोन है. इसमें से लेस करूंगी मैं क्या? इशू कॉस्ट. इशू कॉस्ट कितनी है मेरी? 1 मिलियन है. मतलब 29 मिलियन क्या होगा मेरा? ओपनिंग बैलेंस होगा. ठीक है, अब अमोर्टाइज कॉस्ट पे करते हैं अपन, तो कैसे करेंगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस फाइनेंस कॉस्ट करेंगे एट द रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे 9% पर एनम, माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड. ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस. तो ये कितना आ गया? 29. अब 29 का 9% कितना होता है? ठीक है, 29 का 9% करो, कितना होता है? ये आएगा 2610. ठीक है, और
2610 और ये कितने पे इंटरेस्ट पेड एट दी रेट, नॉमिनल रेट कितनी है उसकी 6% है, तो 30,000 पे 6% कितना होता है, ये हो गया 1800। ठीक है, तो अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 29,000 प्लस 2610 माइनस 1800, ये कितना आ रहा है 29,810। तो ये मेरा क्या जाएगा, लोन लाइबिलिटी जाएगी ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट का भी नहीं हुआ क्योंकि उसने बोला 1 से लेके 4 पॉइंट तक के कोई एडजस्टमेंट नहीं हुए, तो मतलब ये फाइनेंस कॉस्ट को नहीं इंक्लूड किया गया होगा, P&L में नहीं एक्सपेंस आउट किया है, तो ये मुझे अब करना पड़ेगा। तो यहां लेस करूंगी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर कहां से, 1 से। ठीक है, कितनी थी 2610। अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कितना पे किया है अपन ने 1800, क्या टीबी में भी 1800 दे रखा है, पहले चेक करो, क्या टीबी में 1800 दे रखा है, टीबी में आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ नहीं, टीबी में नहीं, हमको तो यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे 1.8 मिलियन। ठीक है, तो ये ठीक है, ओके दिस इज फाइन। अगर यहाँ पे मान लो 1.6 मिलियन होता तो 200,000 का क्या आ जाता, 200,000 का मुझे फाइनेंस कॉस्ट अक्रू करनी पड़ती, करंट लाइबिलिटीज में आती वो। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा इस चीज को चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट में कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट बोलता है द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन recent years and on 1st October 2003 the directors decided to revalue the land and buildings. The directors accepted the report of an independent surveyor who valued the land at 8 million and the building at 39 million on that date. ठीक है, the remaining life of the building at 1st October 2003 was 15 years. ठीक है, शुरू में उसकी कितनी थी, 15 years थी। 1 अक्टूबर 2003 को रिमेनिंग लाइफ दे रखी 15 इयर्स, ओरिजिनल नहीं 15 इयर्स दे रखी रिमेनिंग लाइफ। कैंडी डज नॉट मेक एन एनुअल ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स टू रिफ्लेक्ट द रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है, हाउएवर द रिवैल्यूएशन गेन विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, द इनकम टैक्स रेट इज 20%। ठीक है, प्लांट एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 12.5% पर एनम रिड्यूसिंग द बैलेंस मेथड। ठीक है, तो चलो अब ये तो कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले अपन लैंड और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा किससे रिलेटेड है, लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, लैंड की वैल्यू को और प्रॉपर्टी की वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे चाहो तो टोटल लिख लेना। ठीक है, अब पहले इनकी मुझे टीबी में कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट मुझे दे रखी है, लैंड की दे रखी है 55, टोटल दे रखी है 55 और लैंड की कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो इसकी मतलब प्रॉपर्टी की कितनी हो गई 50 हो गई। तो लिख लो पहले, सारी वर्किंग्स थाउजेंड्स में है, ध्यान रखना। तो ये हो गई 5 मिलियन, इसकी हो गई 50 मिलियन, टोटल हो गई 55 मिलियन। ठीक है, अब इसमें से लेस कर लेती हूँ आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये तो मुझे यहां से पता चल जाएगा। आज तक डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पे 20 मिलियन का, तो लगा लो। ठीक है, 20 मिलियन का डेप्रिसिएशन लगा लो। ठीक है, ओके, लैंड पे तो लगेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई और इसकी कितनी हो गई 30 हो गई। ये हो गई इनकी कैरिंग वैल्यू एज एट 1 अक्टूबर 2003। अब इसकी रिवैल्यूड वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, इनकी रिवैल्यूड वैल्यू क्वेश्चन ने मुझे कितनी दे रखी है, देखो रिवैल्यूड वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है, लैंड की दे रखी है 8 मिलियन, ठीक है, और बिल्डिंग की दे रखी है 39 मिलियन, तो लिख लो 8 और 39। इसकी 8 मिलियन दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है 39 मिलियन दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ, इसमें 3 मिलियन का हुआ, बैलेंसिंग फिगर है ये, 8 माइनस 5 3, 39 माइनस 30 9। ठीक है, तो टोटल 12 मिलियन का क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। ठीक है, 12 मिलियन का हुआ है, 35 प्लस 12 कितना हुआ 47। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, फर्दर डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें। ठीक है, तो लेस करो डेप्रिसिएशन, तो लैंड पे तो कुछ नहीं लगेगा और बिल्डिंग पे कितना लगेगा। अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी 39, रिवैल्यूड वैल्यू 30 है और रिमेनिंग लाइफ कितनी है उसकी 15 इयर्स। सो 39,000 को डिवाइड करूंगी 15 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 2600 आएगा, कितना आएगा 2600, तो 2600 लिख लो इधर। तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 80 रहेगी, इसकी तो 8 मिलियन और इसकी 39 माइनस 2600 कितनी रहेगी 36,400। ठीक है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 44,400। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, ये इनकी कैरिंग वैल्यू आ गई, इसकी कैरिंग वैल्यू दोनों की टोटल कितनी हुई 44,400।
अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ट्रांसफर टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा, ठीक है। तो वो कितना है, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कितना ट्रांसफर होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में ट्रांसफर होएगा, यहाँ पे देखो कितना ट्रांसफर होगा, हमारा रिवैल्यूएशन कितना है 12 मिलियन है, ठीक है 12 मिलियन है। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की रेट कितनी, हमको इनकम टैक्स की रेट कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है, तो इतना क्या होएगा, ट्रांसफर होएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में, विच इज अराउंड 2400। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है ये पॉइंट, तो ठीक है। अब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट को लेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 3, प्लांट की बात करते हैं। अब प्लांट की कॉस्ट कितनी दे रखी है पहले तो वो देख लो, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है। कॉस्ट दे रखी है मुझे 58,500 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 34,500, 58,500 एंड 34,500, 58,500 और 34,500 मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये मेरी आ गई कैरिंग वैल्यू एट 1 अक्टूबर 2003 आ गई, कितनी आई माइनस करके देखो, ये आ गई मेरी 24,000। अब 24,000 पे मुझे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन कितनी रेट से लगेगा, 12.5% पर एनम की रेट से लगेगा, ठीक है। तो कितना हुआ 3,000, ये आपका 3,000 हो गया और ये आ जाएगा आपका 21,000 आ गई प्लांट की कैरिंग वैल्यू एट 30th सितंबर 2004, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर था। अब आते हैं, अच्छा डेप्रिसिएशन, अब दोनों के डेप्रिसिएशन, एक इसका डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन, और कौन सा डेप्रिसिएशन लगाया था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया था ना 2,600, ये दोनों कहां जाएंगे, ये दोनों डेप्रिसिएशन मेरे एडजस्टमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में डालने पड़ेंगे पहले वाले में, क्योंकि उसने नहीं डाला है ये, तो ये डालो, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों पॉइंट तो किससे रिलेटेड थे, ये नोट 1 से रिलेटेड थे, ठीक है। अब अपन नोट 2 के पॉइंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स को गिराएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मेरा कितना आएगा 2600, ठीक है। और डेप्रिसिएशन मेरा ऑन प्लांट कितना आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आएगा मेरा 3 मिलियन, है ना, हाँ 3 मिलियन आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, a provision of 2.4 million is required for current year tax on the profit of the year, ठीक है, to 30th September 2004, ये current tax payable है। The balance on current tax in the trial balance is under या over provision for the previous year, ठीक है। तो देख लो बैलेंस कितना दे रखा है करंट टैक्स का, करंट टैक्स का दे रखा है 1.1, लेकिन क्रेडिट साइड पे दे रखा है, क्रेडिट साइड पे मतलब ओवर प्रोविजन मतलब माइनस होएगा, ठीक है। In addition to the temporary differences relating to the information in note second, Candy has further taxable in addition बोल रहा है, in addition to the temporary differences in the इतना, the Candy has further taxable temporary difference of 10 million, मतलब ये 10 million इंक्लूड नहीं करता रिवैल्यूएशन सरप्लस 12 मिलियन का, 10 + 12 क्लोजिंग बैलेंस होएगा, उसका 20% से क्या बनेगा, अपना डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। क्योंकि बोला इन एडिशन बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला, इंक्लूडिंग नहीं बोला या एक्सक्लूडिंग नहीं बोला, इनमें बोला इन एडिशन टू दी टेम्पररी डिफरेंस रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन इन नोट सेकंड, बोला 12 + 10 की बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यही वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे अपन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बनाएंगे। अब सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस देखो कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस तो अपन को दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखा है डेफर्ड टैक्स का कितना 2,500, ठीक है। अच्छा अगर यही बैलेंस डेबिट साइड पे होता तो ये क्या होता, ये डेफर्ड टैक्स एसेट होता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि क्रेडिट साइड पे है कि डेबिट साइड पे है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना 2,500, अब क्लोजिंग बैलेंस में बनाना है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितने पे बनेगा, 12 + 10 कितना हुआ उसका 20%, मतलब 22 का 20% बनाना है अपन को, 22 मिलियन का 20%, ये होगा 4,400, ठीक है। अब इसको क्या हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो वो कितना हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 1 से लिख लो, नहीं 1 से नहीं 2 से होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से होगा, कितना है 2,400 का, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आई थिंक ज्यादा नहीं आ रहा, 100 का आ रहा है,
ये आ रहा है, होल्ड ऑन, ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये डेफर्ड टैक्स आ रहा है क्रेडिट 2400 प्लस 2500 प्लस 2400, हाँ ये सॉरी 500 का डिफरेंस आ रहा है, 4900 आ रहा है ये, और ये आ रहा है 4400। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू इनकम टैक्स एक्सपेंस, है ना। इनकम टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे, वहां पे ये क्रेडिट होएगा कितने से, 500 से। अब अपन निकाल लेते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। इनकम टैक्स एक्सपेंस निकालूंगी तो सबसे पहले करंट ईयर पेबल कितना है, करंट ईयर पेबल तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, करंट ईयर पेबल कितना दिया हुआ है, बोला है 2.4 मिलियन, ठीक है। तो 2.4 मिलियन हो गया। अच्छा यहाँ पे ना ये सब कुछ थाउजेंड्स में है, 2.4 मिलियन हो गया। अब इसमें से ओवर प्रोविजन मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये कहां दे रखा है, टीबी में दे रखा है, कितना 1.1 मिलियन, ठीक है। और माइनस करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट, ठीक है। डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट सी अबव भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर देख लो कितना हुआ 500 माइनस, तो अब ये कितना आएगा, ये आएगा 2400 माइनस 1100 माइनस 500, ये आएगा 800, ठीक है। कितना आया, अब मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है पीएनएल में, जो जाता है 800 जाना चाहिए, पर क्योंकि रिटेन अर्निंग्स में नहीं किया, उसने बोला है कि नोट 1 से लेके नोट 4 तक आपने कवर नहीं किए हैं, तो ठीक है आप अब डाल दो। नोट नंबर 3 क्या है अपना, इनकम टैक्स एक्सपेंस, कितना माइनस होएगा, 800 माइनस होएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रायल बैलेंस are held at a fair value at 1st October 2003. At 30th September 2004, the value had risen to 2.6 million. ठीक है, 2.6 मिलियन को राइज हो गई है। ओके देखो कौन सी वैल्यू है, यहां पे आ जाओ। किसकी बात कर रहा था ये, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन की है 30th सितंबर 2004 को। 30th सितंबर 2004 को कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 2 मिलियन दे रखी है, ठीक है। और यहां पर कितनी दे रखी है अपन को, बोल रहा है कि 30th सितंबर 2004 को वैल्यू राइज नहीं, अच्छा यहां पे दे रखी है 1 अक्टूबर 2003 की वैल्यू 2 मिलियन, और यहां हमको 30th सितंबर 2004 की वैल्यू दे रखी है 2.6 मिलियन। इसका मतलब इस वक्त कुछ नहीं करना है, इधर आपको डायरेक्टली नोट 4 लिखोगे, यहां लिखोगे गेन ऑन फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो कितना है ये ये है 2.6 मिलियन से उसकी 2 मिलियन से उसकी वैल्यू कितने पे आ गई, 2.6 पे आ गई। तो कितने का गेन हो गया, 600 को गया। तो अब देखो बस यही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। इजी सा क्वेश्चन है ये वाला बहुत, ठीक है। तो अब देखो ये कितनी वैल्यू हुई इसकी वैल्यू होगी 19,500 में ऐड करती हूँ पहले तो 1 मिलियन, माइनस करूंगी 2610, माइनस करूंगी 2600, माइनस करूंगी 3000, माइनस 800 और प्लस 600, तो ये आ रहा है 12090, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए तो हो गया। अब पॉइंट नंबर बी क्या है, पॉइंट नंबर बी में मुझे बस अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, दैट्स इट। फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है तो इसमें पहले सबसे पहले एसेट साइड पे क्या ले लूंगी, नॉन करंट एसेट लूंगी। नॉन करंट एसेट में मेरे पास प्लांट है और लैंड एंड बिल्डिंग है, दोनों की मैंने कैरिंग वैल्यूज पहले ही निकाल ली है, ठीक है। तो प्लांट की कितनी थी, प्लांट की कैरिंग वैल्यू है मेरे वर्किंग नोट नंबर 3 में 21,000, तो लिख लो यहाँ पे 21,000 तो मेरे प्लांट की वैल्यू हो गई, ठीक है। और बिल्डिंग और लैंड और बिल्डिंग की कितनी है, लैंड और बिल्डिंग की अपन ने निकाली ना यहाँ पे 44,400, तो 44,400 ये हो गई। एक की वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रही है, एक की वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। दूसरा चीज इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2.6 मिलियन हो गई। अब आ जाते हैं सारे करंट एसेट्स पे। अब करंट एसेट्स में देखो हमको क्या क्या दे रखा है, पहले तो करंट एसेट्स डायरेक्टली दे रखा है 68,700 का, ऐसे बाइफिकेशन तो दे नहीं रखा, तो नहीं दे रखा तो ठीक है, आप तो ऐसे ही लिख लो 68,700, आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे दे रखा है लिखोगे आप तो 68,700 हो गया बस। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस सबको ऐड कर लो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 136,700, ठीक है। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पे। सबसे पहले इक्विटी से शुरू करते हैं। इक्विटी में शेयर कैपिटल कितना दे रखा है
और रिटेन्ड अर्निंग्स रिवाइज्ड वाली आएंगी अब, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी डालेंगे, एक तो शेयर कैपिटल डालेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डालेंगे, ठीक है, और क्या डालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स रिवाइज्ड, ठीक है। चलो अब सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो कितना दे रखा है, शेयर कैपिटल मुझे दे रखा है यहाँ पे 40,000, तो ले लो 40,000, ठीक है। तो 40,000 तो शेयर कैपिटल हो गया। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा 12 मिलियन, 12 मिलियन में से क्या माइनस हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2,400 की, ये दोनों क्या होंगे, ये उसमें से माइनस होएगा। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 12 मिलियन ये है, इसमें से 2,400 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस करूंगी तो कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा 12 मिलियन माइनस 1,400, ये आएगा 9,600 हो गया, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स कितने की आएंगी, अब रिटेन्ड अर्निंग्स हमने यहां पर निकाली थी ना 12,090 है ना, तो 12,090 डाल दो यहाँ पे, 12,090 डाल दिया, ठीक है। ये इक्विटी वाला साइड हो गया। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, ठीक है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है, तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये वाला 4,400, ठीक है। तो 4,400 डाल दो एक तो पहली चीज, ठीक है। और क्या आएगा, लोन नोट आएगा, लोन नोट कौन सा था, 6% लोन नोट था, वो हमने वर्किंग नोट 1 में उसकी लाइबिलिटी की वैल्यू निकाल ही ली थी, कितनी थी 29,810 है ना, 29,810 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है पहले तो ये देख लो। करंट लाइबिलिटीज में हमको सिर्फ करंट लाइबिलिटीज दे रखा है और अच्छा बस एक इंटरेस्ट पेमेंट दिया, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये तो हो गया ऑलरेडी, इसको कंसिडर कर चुके हैं। तो करंट लाइबिलिटी में कितना दे रखा है, 38,400 दे रखा है, ठीक है। तो आप पहले तो 38,400 डाल दो, जो भी डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी दे रखी है तो 38,400। अब लेकिन वो इनकम टैक्स पेबल करंट ईयर का इनकम टैक्स नहीं इंक्लूड करता ना, तो करंट टैक्स पेबल नहीं इंक्लूड करता, वो कितना होगा, करंट टैक्स पेबल यहाँ पे देखो कितना होगा 2,400, ठीक है। तो 2,400 डाल दो बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इन सबको ऐड कर लो, देखो कितना आता है। सो 40,000 प्लस 9,600 प्लस 2090, ठीक है, प्लस 4,400 प्लस 29,810 प्लस 38,400, ठीक है, प्लस 2,400, तो ये आ गया 136,700। ऊपर भी 136,700 आ रहा है और इधर भी 136,700 आ गया, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई, मैच हो गई। अब ये क्वेश्चन इजी था, इस क्वेश्चन में एसेट्स कुछ भी नहीं था, बस इसमें ये था कि रिटेन्ड अर्निंग्स थोड़ा सा उल्टी तरीके से दे रखी है, मतलब क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है, अब बोल रहे हैं कि उसमें एडजस्टमेंट्स करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस था इस वाले में, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज क्लेरियन, ओके। तो अब हम क्लेरियन क्वेश्चन करते हैं, ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू क्लैरियन एज एट 31 मार्च 2005। तो इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक हुआ, अकाउंटिंग पीरियड हुआ 1 अप्रैल 2005 से लेके 31 मार्च 2005 तक हुआ, ठीक है। अब मुझे इक्विटी शेयर्स ऑफ $1 ईच दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है 1 अप्रैल 2004 की, मतलब मुझे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है। फिर मुझे 8% लोन नोट दे रखे हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट दे रखी है, राइट ऑफ यूज प्लांट दे रखा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है इस पे, जो कि कितना है 19 का, ओके। इन्वेस्टमेंट्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी वैल्यू कितनी है 6 मिलियन है, ठीक है। इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक है, तो ये क्या है मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, बैंक दे रखा है, डेफर्ड टैक्स दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है, एनवायरमेंटल प्रोविजन दे रखा है, लीज लाइबिलिटी दे रखी है। फिर यहां से सारे मुझे P&L के आइटम्स दे रखे हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लोन नोट इंटरेस्ट पेड 800, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 5,800 का, बैंक इंटरेस्ट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है और करंट टैक्स दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्दर क्या बोलता है, फिर क्वेश्चन ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और फिर बोलता है प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ P&L, statement of financial position and prepare extracts from the statement of cash flows for Clarion for the year ended 31st September 2005 in respect from investing, ignore करो उसमें investment income and financing activities, ठीक है। notes to the financial statements are not required, ठीक है।
सो अब आप क्या करेंगे, 3 पेजेस छोड़ेंगे P&L के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में सब कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ क्या क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं स्टार्ट करूंगी, एक एक पॉइंट पढ़ूंगी और वर्किंग्स बनाती जाऊंगी, ठीक है, और फिर बनाऊंगी तीनों स्टेटमेंट। आप क्या करेंगे, अपने पेज नंबर 4 से वर्किंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला ये पढ़ते हैं एडजस्टमेंट पॉइंट, क्या बोलता है, ऑन 31 मार्च 2005 1 quarter of the 8% loan notes were redeemed at par and 6 months outstanding loan interest was paid, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 31 मार्च को 1 quarter पे कर दिया गया था। द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द डेबिट एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कैश पेमेंट फॉर द कैपिटल रिडम्पशन एंड द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, 2 चीजें इंक्लूड करता है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एक तो इंक्लूड करता है 6 मंथ्स का लोन अमाउंट, ठीक है, जो पे हुआ, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द लोन, प्लस 1/4 ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, 1/4 ऑफ रिडम्पशन, जो लोन अकाउंट क्या हुआ, रिडीम हुआ है, मतलब 1/4 उसका पे बैक कर दिया गया है। तो पहले तो ये देखो कि लोन अकाउंट है कितना हमारा, 8% लोन नोट है, कितने पे है, 20,000 पे, ठीक है। 20,000 का 1/4 कितना होता है, ठीक है। अब लोन अमाउंट हमारा कितना है, 8% लोन नोट, ठीक है, 20,000 है या 20 मिलियन है जो भी, उसका 1/4 कितना हुआ, उसका 1/4 हुआ $5,000, ठीक है। तो 5,000 एक तो ये हुआ, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, एक तो ये 5,000 हुआ, इसके अलावा वो बोल रहा है इसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट इसका होएगा, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा हमारा 20,000 का 8%, ठीक है, उसका 6/12, ठीक है। तो ये कितना होएगा, तो ये होएगा 20,000 का 8%, ये होगा 800,000, ठीक है, 800,000। तो अब ये इसने बोला है कि डेबिट में यहाँ पे जो सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, सस्पेंस अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, 5,800 पड़ा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि ये इसी से रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगी, इसका मतलब मैं डेबिट करूंगी सबसे पहले अपनी लोन लाइबिलिटी को 5,000 से, क्यों, क्योंकि मैं उसको पे कर रही हूँ। फिर मैं डेबिट करूंगी फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि मेरी फाइनेंस कॉस्ट साल भर की कितनी होती है, 1,600 होती है, ठीक है। बट यहाँ पे 6/12 800 को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट आपने देखा होता, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे लोन इंटरेस्ट पेड देखो तो कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। आइडियली कितना है, 1,600 है, पर आपने कितना पे किया, 800 पे किया, और बाकी 800 कहाँ पड़ा है, सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, 800 की, और मैं अपना सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मेरा 5,800 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5,800 आ जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एन आइटम ऑफ प्लांट, एक आइटम ऑफ प्लांट है with a cost of 14 million. However, the plant will cause environmental damage which will have to be rectified when it is dismantled at the end of its 5-year life. ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है the present value on 1st April 2004, मतलब ईयर के स्टार्ट में बोल रहा है, ईयर के स्टार्ट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है रेक्टिफिकेशन की, 4 मिलियन है, और रेक्टिफाई कब होगा, 5 साल बाद होगा, ठीक है। द एनवायरमेंटल प्रोविजन हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर, बोल रहा है कि हमने एनवायरमेंटल प्रोविजन तो सही बना लिया, लेकिन नो फाइनेंस कॉस्ट हैज बीन चार्ज टू द प्रोविजन, ठीक है। तो कोई फाइनेंस कॉस्ट को चार्ज नहीं किया है, तो ठीक है ना, इजी है, कर लो। एनवायरमेंटल प्रोविजन हालांकि उन्होंने बना लिया 4 मिलियन का, तो एनवायरमेंटल प्रोविजन आ जाएगा 4 मिलियन का तो है ही। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते हैं अपन तो, ठीक है, अनवाउंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू पे बनाया जो प्रोविजन, कितने पे बनाया, 4 मिलियन का बना, ठीक है, 4 मिलियन का बना। तो इसका मतलब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जब मैं करूंगी तो कितने से करूंगी, सो 4 मिलियन का कितना बोल रहा है वो, 8% डिस्काउंट रेट यूज करिए शायद, है ना, 8% करिए ना, हाँ। तो कितना हुआ ये 4 मिलियन का 8%, 320,000, ठीक है, तो $320 हुआ। तो इसका मतलब क्या एंट्री करूंगी, डेबिट करूंगी फाइनेंस कॉस्ट कितने से, 420 से, और 320 से, और इन्वायरमेंटल प्रोविजन भी मेरा क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रोविजन भी मेरा 320 से बढ़ेगा,
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है ये पॉइंट। तो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोविजन तो बना लिया है उसने, बट उसने क्या किया, उसका अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं किया है। क्या नहीं किया, सिर्फ उसका अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर था। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, उसके बाद वो बोलता है नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, और कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज हुआ है ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट विच शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ 5 year लाइफ। ठीक है, तो कोई साथ में डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया है, एंड नो प्लांट इज मोर देन 4 years ओल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया एक तो अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, तो करो डेप्रिसिएशन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या है, 1 second, लेट मी मेक सम स्पेस, होल्ड ऑन। सो वर्किंग नोट नंबर 3 में एक काम करते हैं, अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेती हूँ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कितनी दे रखी है, 77 दे रखी है। ठीक है, और इसके अलावा फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट में 19 दे रखा है, तो 77 माइनस 19 कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अभी राइट ऑफ यूज के बारे में भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि फिर उसका डेप्रिसिएशन अगर लगाना होगा उस पे तो साथ में लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम वेट करते हैं इसके लिए। डेप्रिसिएशन वैसे किस पे चार्ज होएगा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज होएगा ओवर 5 years लाइफ। ठीक है, अब ये बोल रहा है द राइट ऑफ यूज प्लांट वाज एक्वायर्ड ऑन 1st April 2004 अंडर अ 5 year लीज विद एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 2.3 million। ठीक है, एंड एनुअल पेमेंट होंगे ऑफ 1.5 million ऑन 31st March each year। ओके, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल पेमेंट अंडर द लीज एट 1st April 2005 कितनी है, 5.7 million है। ओके, द लीज हैज एन इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% एंड द राइट ऑफ यूज प्लांट हैज बीन करेक्टली कैपिटलाइज्ड। ठीक है, तो ये जो राइट ऑफ यूज प्लांट है ना, वो बोल रहा है कि उसको करेक्टली कैपिटलाइज हुआ है। तो राइट ऑफ यूज प्लांट वैसे किस पे कैपिटलाइज होना चाहिए, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस उसकी इनिशियल जो भी इनिशियल डिपॉजिट पे किया है दोनों, तो 5.7 प्लस 2.3 कितना हुआ, 8 million हुआ। तो क्या देखो 8 million पे रिकॉग्नाइज हुआ है क्या, वो हाँ 8 million, तो इसका मतलब ये सही रिकॉग्नाइज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सही कैपिटलाइज किया है। ठीक है, द लीज लाइबिलिटी इन द ट्रायल बैलेंस अबव रिप्रेजेंट्स द इनिशियल लाइबिलिटी लेस द फर्स्ट एनुअल पेमेंट। और वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपकी लीज लाइबिलिटी दे रखी है ना आपको, वो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द इनिशियल लाइबिलिटी जो कि 5.7 होगी एंड द फर्स्ट एनुअल पेमेंट। बट ऐसे थोड़ी होता है, हमको तो वो प्रॉपर टेबल बनानी होती है। ठीक है, लीज लाइबिलिटी तो वैसे अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कैसे करेंगे, लीज लाइबिलिटी लिखती हूं मैं अपनी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखूंगी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, फिर क्या आ जाएगा, इस पे मैं प्लस करूंगी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे होगी, लेस करूंगी पेमेंट जो भी मुझे करनी है, जो भी मेरी फिक्स पेमेंट है वो, और क्लोजिंग बैलेंस है ना। अब ओपनिंग बैलेंस तो मेरी 5.7 million हो जाएगी। अब फाइनेंस कॉस्ट इस पे मेरी कितनी होगी, अब जो इसमें मेरी फाइनेंस कॉस्ट होगी वो किस पे आएगी, इम्प्लीसिट रेट ऑफ कितना बोल रखा है, 10% बोल रखा है, 10%। तो 10% करो कितना होता है, 5.7, इसका 7% कितना होता है, 10% 570 हो गया। ठीक है, और पेमेंट मुझे कितनी करनी है, 1.5 million करनी है इन अरियर्स। ठीक है, तो अब देखो कितनी होगी, प्लस 570 माइनस 1500, तो ये होगा मेरा 4770। कितना होगा मेरा, 4770। ये आ जाएगी मेरी क्या, ये आ जाएगी मेरी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब 4770 को मुझे करना पड़ेगा इस पे फाइनेंस कॉस्ट विच इज 477 माइनस 1500। तो अब ये कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा 3747। इसका मतलब 3747 जो है ना मेरा, ये जो 3747 है मेरा, ये तो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। तो मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, 4770 माइनस 3747। तो ये कितना होगा, 4770 माइनस
3747, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 1023। तो मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1023 की मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब मेरी फाइनेंस कॉस्ट में कितना जाना चाहिए, मेरा फाइनेंस कॉस्ट में 570 जाना चाहिए, और ये मेरा किस पे जाएगा, ये मेरा 570 तो किस पे जाना चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट में जाना चाहिए, और ये मेरा किधर जाएगा, ये मेरा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा एज लीज लाइबिलिटी, ठीक है। ये दोनों बेसिकली ये दोनों जाने चाहिए, एक करंट में जाएगा, एक नॉन करंट में जाएगा, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर था। अब करते हैं डेप्रिसिएशन की बात, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन देखो, इस इस राइट ऑफ यूज एसेट पे कितना लगेगा, वही अब देखो दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन दोनों की वो उसने लाइफ क्या बोली है, 5 है, इसका भी इसने बोला कि 5 इयर्स है, ठीक है, और इसके लिए भी इसने क्या बोला था, 5 इयर्स है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ऐड करके निकाल लो ना, ठीक है, दोनों को एक साथ ऐड करके निकाल लो। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 5 ईयर लीज है और इस कितनी है, 5 ईयर लाइफ है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ निकाल लो, ठीक है। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है दोनों पे, तो कितना होगा, दोनों की कॉस्ट पहले ऐड कर लो। कॉस्ट कितनी है, एक की कॉस्ट है 77, ठीक है, और एक की कॉस्ट कितनी है 8, तो कितना हो गया, ये हो गया 85। 85 में से मैं लेस कर लेती हूँ जो भी आज तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाए, 19 दे रखा है मुझे शायद, ठीक है, ये लेस कर लेती हूँ। सो 85 माइनस 19 कितना हुआ, 66 हुआ, ठीक है। तो 85 डिवाइड बाय 5 करती हूँ, मुझे डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, मुझे तो 85 को डिवाइड बाय 5 करना है, दोनों की लाइफ 5-5 साल है, तो कितना हुआ 17,000 पर एनम हुआ, ठीक है। तो मैं 17,000 लगा लेती हूँ, तो अब ये कितना आ जाएगा, 66,000 माइनस 17 मिलियन, ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 49,000 आ गया। चलो अब नेक्स्ट चीज क्या है, चलो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। अब ये वाला भी हो गया, अब इसमें आते हैं, द इन्वेस्टमेंट्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आर दोज हेल्ड एट 31 मार्च 2005 आफ्टर द सेल बिलो, दे आर कैरिड एट देयर, अच्छा आफ्टर द सेल बिलो, सी बिलो पता नहीं, दे आर कैरिड एट देयर फेयर वैल्यूज एज एट 1 अप्रैल 2004। तो एक बार इन्वेस्टमेंट्स देखते ना, यहाँ पे कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे मुझे दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है 6 मिलियन का, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाउएवर दे हैड अ फेयर वैल्यू, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई ईयर एंड पे, ठीक है। तो 500,000 का गेन हुआ, 6 मिलियन से 6.5 मिलियन हो गई। ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेस्टमेंट विच हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1.4 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 1.6 मिलियन। अच्छा, अब बेसिकली ये बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आर दोज हेल्ड इतना आफ्टर दी सेल बिलो, ये सेल के बाद की वैल्यू अपन को दे रखी है। तो ये जो 6.5 मिलियन दे रखा है ना, ये इस सेल के बाद है, ये किसके बाद है, ये इस सेल के बाद है, मतलब ये वैल्यू ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने मत बैठ जाना, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, विच हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, तो बोल रहा है कि इन्हीं में, मतलब पहले 6 मिलियन की जो थी उसमें एक कोई इन्वेस्टमेंट होगी 1.4 मिलियन की, उसको कितने पे बेचा, 1.6 पे, लेकिन अब इनकी वैल्यू बढ़ के 6.5 हो गई है। दिस इज आफ्टर द सेल विच इज करेक्ट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स इनकम इन द ट्रायल बैलेंस अबव इंक्लूड करता है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई है ना, ये क्या इंक्लूड करता है, डिविडेंड भी इंक्लूड करता है और प्रॉफिट भी इंक्लूड करता है, ठीक है। अच्छा, आ गया समझ में। तो इसमें गेन हुआ है, ये गेन को मैं कहाँ डालूंगी, इस गेन को तो मैं डायरेक्टली अपने P&L में ले लूंगी, ठीक है। अब फिर बोलता है अ प्रोविजन फॉर करंट टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 ऑफ 3.5 मिलियन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एक प्रोविजन चाहिए। करंट टैक्स का दे रखा है, द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस अबव रिप्रेजेंट्स द अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004, ठीक है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है, एक सेकेंड, वो यहाँ पे बोल रहा है ये जो करंट टैक्स है ना, ये यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडर या ओवर प्रोविजन। तो ये ओवर प्रोविजन है क्योंकि कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। करंट टैक्स पेबल हमको बता दिया उसने कितना चाहिए, और साथ में ये बोल रहा है एट 31 मार्च 2005 द टैक्स बेस्ड ऑफ द क्लियरेंस नेट एसेट वाज 12 मिलियन लेस देन देयर कैरिंग अमाउंट्स। द इनकम टैक्स रेट हमको दे रखी है 25% पे, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको कितनी बार कराया ये पॉइंट, तो
ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अब तक ये पॉइंट आया ही है, ठीक है। तो सिंपल है, डीटीएल देख लो, आपको तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए, अपना ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कितना है, ठीक है। पहले तो ये डाल लो, ओपनिंग और क्लोजिंग डाल लो, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग और क्लोजिंग डाल लो। तो ओपनिंग मुझे यहाँ पे कितना दे रखा है, डेफर्ड टैक्स में देख लो, डेफर्ड टैक्स में मुझे दे रखा है 2700, ठीक है। 2700 ले लो पहले तो, ठीक है, 2700 ले लो। अब क्लोजिंग में मुझे क्या बोला है कि 12 मिलियन का डिफरेंस है और 25 की रेट है, ठीक है। सो 12 मिलियन का डिफरेंस और 25 की रेट, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बनना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस बनना चाहिए 3000 का, ठीक है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर चार्ज कितना होगा टू इनकम टैक्स एक्सपेंस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L, कुछ भी बोल दो, 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3000 और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 3000। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या होगी ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज इसमें ये हो जाएगी कि एक तो फर्स्ट थिंग तो ये, ठीक है। सेकंड थिंग अब मुझे इसमें क्या करना है, सेकंड थिंग इसमें होएगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग अब मेरा होएगा यहाँ पे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्सपेंस निकालना है मुझे, तो करंट ईयर का कितना टैक्स पेबल है, करंट ईयर टैक्स पेबल कितना है मेरे पास, करंट ईयर टैक्स पेबल मुझे कितना बोला है, मुझे बोला है 3.5 मिलियन का। तो एक तो ये 3.5 मिलियन ले लो, ठीक है, 3.5 मिलियन ले लोगे। फिर इसमें क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे ओवर प्रोविजन, ठीक है। ओवर प्रोविजन कितना था, 400 का ओवर प्रोविजन था, ठीक है। और इसमें ऐड करोगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस विच इज हाउ मच, 300। तो ये कितना आ जाएगा, 3500 माइनस 4 प्लस 300, ये आ जाएगा 3400, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे सारे पॉइंट्स तो हो गए, ठीक है। अब हम एक एक चीज को कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू के साथ। अब रेवेन्यू मुझे कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी साथ में देख लो। रेवेन्यू दे रखा है 132 और कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 88,300, ठीक है। रेवेन्यू कितना दे रखा है, 132 दे रखा है, ठीक है। और मुझे लेस करना है क्या इसमें से, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे दे रखी थी कितने की, 88,300। तो अब इस 88,300 में मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है। तो 17,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था मैंने। कौन सी वर्किंग थी, वर्किंग नोट नंबर 4 है, तो ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर से आप वर्किंग नोट नंबर 4 से अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो बस, इसमें और तो कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो ये कितना हुआ, 88,300 प्लस 17,000, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 105,300। तो इसके बाद मेरा जीपी कितना आ गया, मेरा जीपी आ जाएगा 132,000 माइनस 105,300, तो ये कितना हो जाएगा, 26,700 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या क्या लेस कर लेती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखो कितना है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहाँ पे कितना दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 7,400 और एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा है 8,000, ठीक है। पहले ये डाल लो, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अब इसकी फाइनेंस कॉस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, तो आराम से इसके फाइनेंस कॉस्ट को करो, चाहो तो वर्किंग बना लो अलग से। फाइनेंस कॉस्ट के काम करते हैं, वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट में काफी सारी कॉस्ट डलेंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने खूब सारी फाइनेंस कॉस्ट निकाली अलग अलग चीजों से। सो वर्किंग नोट नंबर 6 इज रिलेटिंग टू व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट। अब ठीक है, सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट एक तो हमारी लोन से रिलेटेड थी, वो कितनी थी, हमारी 8% लोन नोट से रिलेटेड है, ठीक है। एक तो फाइनेंस कॉस्ट आती सबसे पहले 8% लोन नोट से रिलेटेड, तो वो कितनी होगी, वो होगी 1600। इस 1600 सॉरी ये कितनी होगी 1600। अब इस 1600 में से 800 तो क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी थी और 800 हमको टीबी में बोला कि वो पे कर दी गई है, तो कितनी हुई 1600। तो बुक्स में तो 1600 चार्ज हुई थी, चाहे आपने पे करी चाहे फाइनेंस कॉस्ट में पड़ी थी व्हाटएवर, बट 1600 अपनी क्या होगी, चार्ज होगी। पहली चीज तो ये हो गई वर्किंग नोट नंबर 1 से, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या थी, दूसरी यहाँ पे ये किया अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट किया, तो ये वाली होगी, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट एनवायरमेंटल प्रोविजन से रिलेटेड जो थी, तो वो कितनी आई थी, वो आई थी यहाँ पे कितनी आई थी 320, ठीक है। तो ये 320 हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। उसके अलावा 320 हो गई,
320। इसके अलावा एक और निकाली थी, कहीं पे तो निकाली थी यहाँ पे 570 लीज लाइबिलिटी से रिलेटेड, लीज से रिलेटेड, ठीक है, लीज से रिलेटेड कितनी हो गई 570 हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये सबके वर्किंग नोट्स यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एक हमको बुक्स में भी दे रखी है बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट भी फाइनेंस का पार्ट है, कितना 300, तो ये 300 भी डालो, ठीक है। कितना दे रखा है 300 दे रखा है, तो ये 300 आएगा बैंक इंटरेस्ट। तो बेसिकली 4 फाइनेंस कॉस्ट आई है, ठीक है। तो क्या क्या हो गई 1600 प्लस 320 प्लस 570 और प्लस 300, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगी 2790। तो अब ये 2790 उठा के आप यहां डाल दो, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा देख लो कोई और कॉस्ट है, नहीं इन्वेस्टमेंट इनकम है, शायद कॉस्ट तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम कितने की है 500 की, ठीक है। 500 की क्या है इन्वेस्टमेंट इनकम है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना 500 की, इसमें एक चीज और आएगी जो हमको गेन हुआ है, क्या आएगी, एक जो हमको गेन हुआ है ना वो भी आएगा इसमें, गेन ऑन फेयर वैल्यू। अलग अलग लिख लो या सेम लिख लो, जैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐड कर लो इन्वेस्टमेंट इनकम, ये आपको तो डायरेक्टली वहां पर दे रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम 500 ऑलरेडी दे रखी है, और गेन हुआ था जो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट हेल्थ थ्रू फेयर वैल्यू इन P&L, उसमें कितना था 6500 उसकी थी, और पहले बुक्स में कितनी थी 6000 थी, तो कितना हुआ 500 का ये गेन हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसका टोटल, तो ये कितना होएगा, ये होएगा 26700 माइनस 7400 माइनस 8000, ठीक है, माइनस 2790, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1000, तो ये आ गया मेरा 9510, ठीक है, 9510 आ गया। अब इसमें से मैं लेस कर लेती हूँ क्या, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। इनकम टैक्स एक्सपेंस इसमें से लेस कर लेती हूँ, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो कि मेरा कितना आएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस ये मैंने कंप्यूट कर ही लिया था 3400, तो ये 3400 में यहां से माइनस करती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो कि आएगा कितना 9510 में से माइनस करती हूँ 3400, तो ये आएगा मेरा 6110, ठीक है। अब बनाती हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले एसेट साइड पे आ जाती हूँ, नॉन करंट एसेट। कैरिंग वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी कितनी होएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसकी मिलाके थी, शायद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और सबकी मिलाके कितनी थी, शायद 49000 कुछ आ रही थी। पीपीई लिख लो 49000 आ रही थी यार, ये वर्किंग नोट में देख लो आप कितनी थी, ये रहा ना वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई 6.5 हो गई थी, ठीक है, ये हो गया सेकंड चीज। अब उधर जाके देखो और क्या क्या है। इसके बाद मुझे तो इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है 11700 की, और ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे 2500 के, तो पहले मैं ये दोनों भी डाल देती हूँ, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स डाल देती हूँ, ठीक है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या डालना है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। अब इन्वेंट्री मैंने कितनी डालनी है 11700, और रिसीवेबल्स में कितने डालूंगी 2500 के, तो इसका मतलब मेरे टोटल कितने हो गए 49000 प्लस 6500 प्लस 11700 प्लस 2500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87700, ठीक है। ये तो मेरी पहली चीज हो गई। अब आ जाते हैं अपन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इक्विटी में मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। एक तो है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देख लो शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, सरप्लस कुछ हो तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग्स मुझे ओपनिंग दे रखी है, और ये 35 मुझे शेयर कैपिटल दे रखी है, ठीक है। तो पहले ये ले लो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया 35000, रिटेन्ड अर्निंग्स 4700, इसमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का ऐड कर लेती हूँ 6110, इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6110 है ये, है ना। ये है 10810 आ गया ये, ओके। अब ये आ गया मेरा। अब इसके अलावा मैं आ जाती हूँ मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, एक तो वो 8% लोन नोट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर मेरा एक आ जाएगा डेफर्ड टैक्स, एक इन्वायरमेंटल प्रोविजन आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक की वैल्यू डालते जाओ। सबसे पहले 8% लोन नोट की डालो। लोन नोट की तो हमने निकाली थी ना शायद वैल्यू, लोन नोट की वैसे अब कितनी वैल्यू बचेगी 20000 माइनस कर दूंगी, उसमें से मैं 5000 का रीपेमेंट हो गया, है ना। सो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे 20000 माइनस
5,000 का पेमेंट हुआ तो कितना हुआ 15,000। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस देखनी पड़ेगी मुझे 3,000, ठीक है। तो ये 3,000 मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में आ गया। अब इन्वायरमेंटल प्रोविजन कितने का बनाया था, 4 मिलियन का बनाया था, और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट किया था, कितने से किया था, शायद 320 से कुछ किया था। यहां पे देखो ना कहां पर किया था, ये रहा 320 से किया था, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4320, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगी, लीज लाइबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लीज लाइबिलिटी कितने की आएगी, लीज लाइबिलिटी देखो यहां पर है, लीज लाइबिलिटी यहां पर आ जाएगी, यहां पे दे रखी है कितनी दे रखी, 3747, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी वाली, तो वो आ जाएगी 3747, है ना। अब इसके बाद करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज में वही सबसे पहले तो करंट टैक्स पेबल कितना है वो आ जाएगा, लीज लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब करंट टैक्स पेबल कितना था हमारा 3,500, ठीक है, ये हो गया। और यहां से निकाल लो करंट लाइबिलिटी में कितना आएगा 1023, ठीक है। करंट टैक्स पेबल 3,500, ठीक है, और करंट टैक्स पेबल हो गया ये तो 3,500, और लीज लाइबिलिटी कितनी आ रही थी 1023 आ रही थी, ठीक है। अब इसके अलावा ये देखो कि वहां पे क्या क्या दे रखा है, अभी क्या बच रहा है। अब देखो यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल प्रोविजन तो अपन ने ले लिया, ट्रेड पेबल बच रहा है और बैंक बच रहा है। बैंक है 1900 और ट्रेड पेबल है 9,400, दो ही चीजें बच रही हैं, बैंक और ट्रेड पेबल। तो ले लो ये दोनों भी, बैंक ले लो और ट्रेड पेबल ले लो, ठीक है। एक तो आ जाएगा 1900 आ जाएगा, ठीक है, 1900 आ जाएगा, और ये कितना रहा था 9,400 था शायद, है ना, 9,400 था। अब इन सबका टोटल कर लो, यहां से लेके इन सबका टोटल करना शुरू करो। सो 35,000 प्लस हाँ, तो ये भी इसका टोटल भी कितना आ रहा है 87,700, ठीक है। कितना आ गया 87,700, तो ये दोनों मैच कर गए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा, ये था हमारा पॉइंट नंबर बी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर सी में, जिसमें हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिकली कैश फ्लो कितना हुआ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा कितना कैश फ्लो हुआ, ठीक है। और दूसरा हमको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने सबसे पहले क्या किया, रिडम्पशन किया था, किसका, रिडम्पशन ऑफ लोन नोट, ठीक है। हमने क्या किया था, रिडम्पशन ऑफ लोन नोट किया था, कितने का किया था 5 मिलियन का। ये तो क्वेश्चन ने बोला ही था 1 क्वार्टर ऑफ लोन नोट हमने पे कर दिया, ये तो पहली चीज क्वेश्चन ने हमको बोली थी, ठीक है। एक तो ये हो गई हमारी फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, पहला तो आ गया रिडम्पशन ऑफ लोन नोट, अब दूसरा आएगा रीपेमेंट ऑफ व्हाट, रीपेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी से रिलेटेड हमने क्या क्या पे किया है, ठीक है। अगर ऊपर जाओ अपना क्वेश्चन वापस से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो पहला वाला तो बोला था 1 क्वार्टर तो पे कर दिया, ये वाला तो ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब दूसरा वाला समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इसने कि देखो एक तो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया 2.3 मिलियन का, तो कैश फ्लो कितना हुआ, कैश फ्लो आउटफ्लो कितना हुआ कैश का, रीपेमेंट ही मतलब पेमेंट ही हुआ ना, तो एक तो हमारा 2.3 मिलियन गया, ठीक है, 2.3 मिलियन गया। अच्छा दूसरा इसने क्या बोला है, द लीज, इसने यहाँ पे कहीं पे तो बोला है, ये रहा, द लीज लाइबिलिटी इन द ट्रायल बैलेंस अबव रिप्रेजेंट्स द इनिशियल लाइबिलिटी लेस द फर्स्ट एनुअल पेमेंट। तो एक इसने किया फर्स्ट एनुअल पेमेंट किया, तो फर्स्ट एनुअल पेमेंट इसका कितना हुआ 1.5 मिलियन का हुआ, ठीक है, कितने का हुआ 1.5 मिलियन का हुआ। लेकिन ये वाला देखो, ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आओ, ये वर्किंग देखो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपना पेमेंट करते हैं, एनुअल पेमेंट करते हैं इन अरियर्स। तो ये जो एनुअल पेमेंट अपन करते हैं ये कंपोनेंट ऑफ क्या होता है, ये कंपोनेंट दोनों लोन का कंपोनेंट प्लस ये किसका कंपोनेंट होता है, लोन का कंपोनेंट और इंटरेस्ट का कंपोनेंट दोनों होता है ना। जब हम ईएमआई पे करते हैं किसी चीज की, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो वो क्या होती है, वो कंपोनेंट ऑफ दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होती है। तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट तो हम नहीं इंक्लूड कर सकते अपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इन वो तो
ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है तो वो तो उधर जाएगा, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमसे पूछी नहीं है, हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो पूछी नहीं है, हमसे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पूछी है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर क्या इंक्लूड कर लूंगी, लीज लायबिलिटी से रिलेटेड, एक तो 2.3 मिलियन का जो इनिशियल पेमेंट हुआ है वो, प्लस ये 1500 जो मेरा एनुअल पेमेंट है, इसमें से मैं फाइनेंस का कंपोनेंट माइनस कर दूंगी, वो जो कि कितना है 570। ये तो मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ने दे क्या रखा है, सॉरी मैंने खुद ने निकाला है, कौन सी वर्किंग से निकाला था, वर्किंग नोट नंबर जरूर लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाला था ना मैंने, यही रहा, ये देखो फाइनेंस कॉस्ट 570 मैंने चार्ज किया ना अपना फाइनेंस कॉस्ट में, तो ये नहीं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो अब ये कितना हुआ, तो बेसिकली मैंने कितना पेमेंट किया, ये किया मैंने 1500 माइनस 570 प्लस 2300, ये हुआ 3230। तो ये तो मेरा किससे रिलेटेड है, ये मेरा सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें हो गई। तो ये मैंने कितना पे किया 5000, तो ये मैंने पे किया 8230। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। अब इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसमें देखो यहां पर क्वेश्चन ने हमको बोला था, एक चीज कंफ्यूज करने के लिए बोली थी यहां पे, ड्यूरिंग द ईयर एन इन्वेस्टमेंट विच हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1.4 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 1.6 मिलियन। तो इसका मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है, राइट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे अपनी, मैं यहाँ पे अपनी सेल प्रोसीड्स ले लूंगी, क्या लूंगी यहाँ पे अपनी सेल प्रोसीड्स ले लूंगी, कितने की लूंगी 1.6 मिलियन की, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स ले लो, ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुई मेरी कितने की, यहाँ पे ना जीरोस लगाना मत भूल जाना, तो ये हो गई मेरी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुई, और ये इधर मुझे कितना आया 1.6 मिलियन आया, कितना आया 1.6 मिलियन आया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आएगी, अगर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली अगर अपन ने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एन आइटम ऑफ प्लांट विद अ कॉस्ट ऑफ 14 मिलियन, ठीक है। However, the plant will cost environmental damage which will have to be rectified when it is dismantled at the end of 5-year life, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्लांट है, ये 5 साल बाद क्या करेगा, एक इन्वायरमेंटल डैमेज कॉस्ट करेगा, जिसके लिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने निकली। तो फिर ये बोलता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग ऑन 1 अप्रैल 2004 ऑफ द रेक्टिफिकेशन कितनी है 4 मिलियन है। इसका मतलब ये जो प्लांट है इसको कब परचेज किया गया था, इसको सो बेसिकली इस प्लांट को 14 मिलियन पे कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2004 में ही परचेज किया था, कितने में 1 अप्रैल 2004 में, और इसी दिन इसमें वो इन्वायरमेंटल प्रोविजन भी जोड़ा था, ठीक है। तो वो इसी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो अपन को प्रॉपर्टी प्लांट दे रखी है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहाँ दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे दे रखी है 77, तो इसके अंदर वो ऑलरेडी 14 मिलियन क्या करता है, जो हमने परचेज किया वो इंक्लूड करके है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, हमने परचेज किया अ प्लांट, ठीक है, तो परचेज किया हमने परचेज ऑफ प्लांट, और परचेज ऑफ प्लांट कितना हुआ 14 मिलियन। अब ये थोड़ा इनडायरेक्टली दे रखा है, मतलब इतना क्लियर नहीं दे रखा, हालांकि क्वेश्चन को थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी देनी चाहिए थी, बट अगर नहीं दे रहा, ये कुछ चीजें जो हमें पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि देखो जिस दिन मैंने प्लांट परचेज किया उसी दिन मुझे पता चला ना कि देखो ये प्लांट है, डैमेज क्रिएट करेगा 5 साल बाद, ठीक है, तो इसका क्या करें, इसका प्रोविजन भी जोड़ दें। यही करते हैं ना अपन, डिसमेंटलिंग कॉस्ट उसी दिन जिस दिन कॉस्ट में जोड़ देते हैं, है ना, यही चीज करते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग प्रोविजन, जो भी इन्वायरमेंटल प्रोविजन बोलना है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं, यही करते हैं, कॉस्ट में जोड़ते हैं। कॉस्ट तो हम कॉस्ट कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उसको परचेज करते हैं, तो इसी साल में वो क्या हुई है, परचेज हुई है, ठीक है। तो अब ये कितना हुआ 14 मिलियन माइनस 1600, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 12,400 नेगेटिव। अब क्वेश्चन ने ना इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड चीजों को इग्नोर करने के लिए बोला है, इसलिए वो कॉस्ट उधर नहीं ले रहे अपन, ठीक है। क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग में इग्नोर कर दो इन्वेस्टमेंट इनकम, इसीलिए उससे रिलेटेड कुछ नहीं ले रहे। तो आपको सिर्फ इतना सा ही दिखाना है, ठीक है, सिर्फ इतना सा दिखाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन बड़ा था, लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज लेंदी बट क्वेश्चन वाज इजी, क्वेश्चन इजी था बट लेंदी क्वेश्चन था। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा देखा था कैसा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला लेंदी क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन इजी था। बस इसका थोड़ा सा जो ट्रिकी पॉइंट था वो ये कैश फ्लोज था, ठीक है, थोड़ा सा समझ के साथ करना था ये, बस दैट्स इट, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी नहीं था,
ठीक है, सो अब इस क्लास को मैं इधर ही वाइंड अप करती हूँ. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. बाय बाय विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस. सो मीनवाइल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड.